हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि साइक्लाइजेशन क्या होता है। साइक्लाइजेशन में हमने देखा था कि स्ट्रेट चेन कार्बन चेन जो होती है वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और वो रिंग फॉर्म अडॉप्ट करते हैं। रिंग फॉर्म अडॉप्ट करने के बाद उनको हम हावर्थ प्रोजेक्शन के रूप में शो करते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं और हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हावर्थ प्रोजेक्शन में सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि हावर्थ प्रोजेक्शन में जो ये फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको दिखाई दे रही होगी ये डार्क कलर की शेड, इस तरह की डार्क कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये हावर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिखाई देती है और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो व्यूअर्स होता है उसको दिखाई दे, और ये व्यूअर्स को दिखाई देने के लिए इसको डार्क शेडो के रूप में दिखाया जाता है। जिस साइड से व्यूअर देख रहा होता है उस साइड में इसको थोड़ा डार्क करके दिखाया जाता है। तो ये हावर प्रोजेक्शन है। अब हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन की फॉर्म में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये कार्बन नंबर 6 है और कार्बन नंबर 1 है जो कि एनोमेरिक कार्बन है। इस कार्बन में हम देखेंगे, इस रिंग फॉर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म में है। दीज आर इन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में होने की वजह से ये अल्फा फॉर्म है, और चूंकि ये डी ग्लूकोज है और डी ग्लूकोज की जो फॉर्म होती है ये पायरन फॉर्म में होती है, यानी कि 6 मेंबर रिंग। ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग फॉर्म है। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म है। इस रिंग फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्रांसफॉर्म में है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम दिया है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह का 6 मेंबर रिंग फॉर्म दूसरा हम बात करते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 6 नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सिस फॉर्म में है, यानी कि सिमिलर डायरेक्शन में है, सिस फॉर्म या सिस पोजीशन में, इसलिए इसको हम कहते हैं बीटा फॉर्म। और ये ग्लूकोपाइरानोज, इसलिए इसका नाम ग्लूकोपाइरानोज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हावर प्रोजेक्शन में ये जो है 5 मेंबर रिंग की बात करते हैं, जिसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 6 कार्बन का, इसके इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है ट्रांसफॉर्म में है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में होने की वजह से इसको अल्फा फॉर्म कहते हैं, और ये चूंकि ये डी फॉर्म है, डी फ्रक्टोज है, और इसलिए डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। 5 मेंबर रिंग की फॉर्म को हम फ्यूरेनोज कहते हैं। के बाद में अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट फिगर में ये आपके सामने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी पोजीशन, पहले जो पोजीशन ये थी अब पोजीशन चेंज हो गई, ये पोजीशन फ्लिप हो गई, और फ्लिप होने की वजह से जो है ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, और इस तरह की डायरेक्शन को हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो दोस्तों आपको ये बता देना जरूरी है कि पायरन और फ्यूरन फॉर्म क्या होती है। पायरन जो फॉर्म होती है 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं पायरन फॉर्म, और 5 मेंबर रिंग को फ्यूरन फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर ये जो पायरन फॉर्म है ये दो फॉर्म में मिलती है, एक होती है बोट और चेयर फॉर्म। बोट और चेयर फॉर्म में ये मिलती है, और इनके दो कन्फर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे कि इनका कन्फर्मेशन किस तरह का है। और ये जो सेकंड फॉर्म है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है ये इसकी पोजीशन एनवेलप के ढक्कन जैसी होती है, यानी कि एनवेलप के लिड जैसी होती है, इस वजह से इसको एनवेलप फॉर्म कहते हैं, एनवेलप फॉर्म। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पायरन और फ्यूरन फॉर्म क्या होती है। पायरन दो फॉर्म में मिलता है, इसको हम बोलते हैं बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, और दूसरा जो 5 मेंबर रिंग होती है इसको हम फ्यूरन फॉर्म कहते हैं, और ये एनवेलप फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि एनोमर्स क्या होते हैं।
एनोमर्स, द एनोमर्स जो होते हैं दीज आर डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, ये अलग अलग तरह के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनमें अल्फा बीटा फॉर्म होती है, और अल्फा बीटा फॉर्म को हम एनोमर्स कहते हैं, विच आर नोन एज एनोमर्स। ये एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन जो हम कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं, द एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन इज रेफर्ड टू एज एनोमेरिक कार्बन, इनका जो कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एज दिस इज द किरेल सेंटर, क्योंकि किरेल सेंटर होता है एंड दैट डिफर बिटवीन टू एनोमर्स, इसका जो डिफरेंस होता है टू एनोमर्स के बीच में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में हम बात करते हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है दैट फॉर्म hydroxyl group that form can be above or below the ring resulting in the two form anomers. Alpha and beta are used to identify two form. Alpha और beta form जो है ये इन दोनों को आइडेंटिफाई, दोनों फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउन, यहाँ अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो किस तरह पोजीशन में होता है, डाउन इन कंपेयर टू CH2OH। CH2OH हाइड्रोक्सिल जो 6 नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ट्रांसफॉर्म में होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है। बीटा फॉर्म में दूसरा फॉर्म है ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अप, बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है अप होता है इन कंपेयर टू CH2OH सिस फॉर्म के कंपेरिजन में हम देखते हैं। अब हम साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपके सामने डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन। यहाँ पर ये जो फॉर्म है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके सामने, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर जो होते हैं ये यहाँ पे इसके साथ कार्बोनिल कार्बन को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग फॉर्म में अडेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो है जो एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये 6 नंबर कार्बन का CH2OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इस तरह की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म दीज आर इन ट्रांसफॉर्म, so it is known as alpha D glucose। अब यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अप डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये दोनों का डायरेक्शन सिमिलर है, तो ये सिस फॉर्म में आ गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इट इज आल्सो नोन एज बीटा डी ग्लूकोज, तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो ये डी ग्लूकोज के अंदर साइक्लाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सेकंड नंबर कार्बन जो होता है कीटोन फॉर्म में, और ये 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है। दीज आर 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग को हमने क्या बोला था, ये हम जानते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूरन, ठीक है, फ्यूरन फॉर्म होती है, और 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं पायरन फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम हम दे रहे हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। और अब ये दूसरी फॉर्म जो होती है बीटा फॉर्म, यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म होने की वजह से ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज। तो दो तरह की फॉर्म यहाँ पे बनी, ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये साइक्लाइजेशन फ्रक्टोज जो मॉलिक्यूल होता है इसके साइक्लाइजेशन से इस तरह की दो फॉर्म बनी है। अब हम बात करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कन्फर्मेशंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें जो रिंग फॉर्म होती है वो दो तरह की फॉर्म में मिलती है, एक तो होती है बोट फॉर्म और दूसरी होती है चेयर फॉर्म। यहाँ पर ये बोट फॉर्म होती है, और इस बोट फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग जो होती है ये ज्यादा होती है। स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग में जो
सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन, ये एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी क्राउड एक जगह इकट्ठी हो जाती है जो आपस में टकराते हैं, और इनकी टकराव की वजह से ये जो है स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है, और ये स्टेबल नहीं होती है। जबकि दूसरी फॉर्म है चेयर फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेयर फॉर्म है। यहाँ पर ये जो है चेयर फॉर्म लिए हुए है, ये शुगर मॉलिक्यूल जो है 6 मेंबर रिंग का जो रिंग फॉर्म है वो चेयर फॉर्म ले लेती है, ठीक है। और चेयर फॉर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो तरह का एनोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एनोटेशन ए और दूसरा एनोटेशन ई है। ई यहाँ पर इक्विटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ए यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक्सियल बॉन्ड। ई इक्वेटोरियल बॉन्ड और ए एक्सियल बॉन्ड। यह यहाँ पर इसकी सिमेट्री दी हुई है। यहाँ डॉटेड लाइन जो आपके सामने है, ये आपके सामने ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है, जो कि चेयर फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है। चेयर फॉर्म में इस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं कि इन दिस पिक्चर चेयर कन्फर्मेशन जो होता है इज फेवरेबल, चेयर कन्फर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होता है ओवर बोर्ड कन्फर्मेशन। क्यों? बिकॉज बोर्ड कन्फर्मेशन हैव स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग देखने को मिलती है। इस वजह से स्टेरिक क्राउडिंग में जो कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, जिससे वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर रिंग फॉर्म होती है, वो 3 फॉर्म में होती है। एक यहाँ पर प्लेनर फॉर्म होती है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेनर फॉर्म है। यहाँ पे सभी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक प्रॉपर अरेंज सिस्टम में अरेंज्ड है। दूसरी फॉर्म है बोट फॉर्म, यहाँ पे ये बोट फॉर्म है, और तीसरी फॉर्म है चेयर फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये चेयर फॉर्म। तो इनमें सबसे ज्यादा जो कन्फर्मेशन मिलते हैं इसमें चेयर फॉर्म जो होती है स्टेबल होती है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग इसमें कम होती है, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग जो होती है इसमें मोर फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 मेजर कन्फर्मेशंस आर अवेलेबल टू 6 मेंबर रिंग। 2 मेजर कन्फर्मेशन होते हैं 6 मेंबर रिंग्स के अंदर, वो होता है एक तो बोट और दूसरा होता है चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म होती है और चेयर फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल, चेयर फॉर्म जो होती है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि चेयर फॉर्म जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है। एट इट रिड्यूसेज स्टेरिक क्लैश, क्योंकि इसमें स्टेरिक क्लैशेस कम होते हैं बिटवीन द रिंग सब्स्टिट्यूएंट, रिंग के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें ये क्लैशेस कम होते हैं। अब आपके सामने इसी तरह का ये जो है 2 चेयर फॉर्म है, ठीक है। एक चेयर फॉर्म यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये दोनों जो है इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है, बोथ आर इन इक्वेटोरियल प्लेन, दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इक्वेटोरियल प्लेन में है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाले आप फिगर में आप देखेंगे कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक्सियल प्लेन में है। दीज आर इन एक्सियल प्लेन। इक्वेटोरियल एक्सियल प्लेन कैसे हम दिखाते हैं? ये एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन जो होती है इसके बीच में से हम निकालते हैं, यानी कि बीच में से शो करते हैं, और इसको एक जो स्टैंडर्ड मानते हुए या इसको सेंटर में रखते हुए इसके कंपैरिजन करते हैं इसके साथ कि इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन किस तरह से है। उसके बेसिस पे हम इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन का जो है नोमेनक्लेचर करते हैं कि ये इनका सब्स्टिट्यूएंट किस तरह के प्लेन में है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ 2 पॉसिबल चेयर फॉर्म होती हैं, ठीक है, ये 2 पॉसिबल चेयर फॉर्म होती हैं, और इस तरह की चेयर फॉर्म आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर ए एक्स एक्सियल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है और ई क्यू इक्वेटोरियल प्लेन को, ठीक है। ए एक्स एक्सियल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और ई क्यू इक्वेटोरियल प्लेन के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ एनोटेशन जो है इसलिए दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है एक सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है,
ये सेंट्रल एक्सिस वाली जो लाइन है ये आपके सामने ये गुजर रही है, इस लाइन को देखते हुए हम प्लेन डिसाइड करते हैं कि जो चेयर फॉर्म होते हैं इसके सब्स्टिट्यूएंट है उनका ओरिएंटेशन किस तरह से है। तो इसको देखने के बाद में जो है इसके दो तरह के फॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल चेयर फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बना दी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा ये दूसरा वाला ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं आप देखेंगे कि इनका पोजीशन क्या है, अल्फा फॉर्म। ये जो है ट्रांस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा कि इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो इट विल आल्सो नोन एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं ये एक दूसरे के ट्रांस फॉर्म में होते हैं, इस प्लेन को देखते हम डिसाइड करते हैं और इसलिए हम इसको नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि अल्फा और बीटा एनोमर्स जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हम देखते हैं अल्फा और बीटा एनोमर्स होते हैं वो सॉल्यूशन में रिंग रिएक्शन के लिए खुलते हैं, रिंग रिएक्शन होती है उसके लिए खुलते हैं। और तो ट्रांजियस पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं जो सिस या ट्रांस पोजीशन में बदलते हैं। तो सिस और ट्रांस पोजीशन में बदलते हैं, किस तरह से बदलते हैं उसको हम देखते हैं। तो इसको हम म्यूटा रोटेशन करते हैं। तो इन एक्वस सॉल्यूशन द डिफरेंट एनोमर्स कैन इंटर कन्वर्ट, एनोमर्स होते हैं इंटर कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू ट्रांजिएंट फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन फॉर्म। ओपन चेन फॉर्म के कारण ये जो है ये पहले ओपन चेन में आते हैं और उसमें जो है इंटर कन्वर्जन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इस प्रोसेस को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। द रेशियो बिटवीन टू फॉर्म्स, इन दोनों फॉर्म्स के बीच में अल्फा और बीटा फॉर्म के जो बीच का जो रेशियो होता है टू फॉर्म, इट विल डिटरमाइंड बाय रिलेटिव स्टेबिलिटी। इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी जाता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी को देखा जाता है कि इसमें जो भी फॉर्म स्टेबल होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। इन द केस ऑफ डी ग्लूकोज के केस में बीटा एनोमर जो होता है मोर स्टेबल होता है। बीटा एनोमर जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द C1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो कार्बन नंबर 1 जो होता है ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है और इस वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर आपके सामने जो है ये म्यूटा रोटेशन को शो करती हुई इमेजेस है, ये हमने ड्रा करी है। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन ये जो है इसको दे दिए जाते हैं कार्बोनिल कार्बन को, इसकी वजह से ये रिंग फॉर्म अडॉप्ट करता है। जब ये रिंग फॉर्म अडॉप्ट करता है तो दो तरह की रिंग फॉर्म अडॉप्ट करता है। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इनका जो पोजिशन है वो ट्रांस है, ट्रांसपोजिशन, इसलिए जो है इस मॉलिक्यूल का नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और इस सेकंड मॉलिक्यूल में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सिस फॉर्म में होने की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड, यहाँ लिख देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। इट इज ए 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। अब ग्लूकोज के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड अदर मोलसेक्राइड की बात करते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों होती है? दिस रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीट मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होने के लिए ये ऑक्सीडेशन, जिससे जो सेल होती है उनको एनर्जी मिलती है मेटाबॉलिक रिएक्शन में। सेकंड है ईस्टरिफिकेशन, इट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट ईस्टर। ये फॉस्फेट ईस्टर के प्रोडक्शन के लिए भी होती है। अमाइनो डेरिवेटिव्स
थर्ड है जो रिएक्शन होती है अमाइनो डेरिवेटिव, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में जो है लिंकेज ऑफ मोनोसेक्राइड के बीच में लिंकेज होते हैं तो फॉर्म पॉलीसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में लिंकेज करते हैं, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि ये क्या होता है। और ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो फॉर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अंदर ध्यान देने वाली जो बात यह है कि इस मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में। दोनों सिस फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्लूकोज में भी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिस फॉर्म है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्मेशन किस तरह होता है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट कार्बन नंबर 1 जो है बीटा रिंग का है। ठीक है, कौन सी रिंग है, बीटा रिंग। कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 1 जो है ये 2 है, ये 3 है, 4 5, ये कार्बन नंबर 6। तो कार्बन नंबर 1 जो होता है वो किस तरह की रिंग का है, बीटा रिंग का है। ठीक है, तो लिंकेज जो फॉर्मेशन होगा या किस तरह का लिंकेज होगा, ये बीटा रिंग का फॉर्मेशन लिंकेज होने का। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। इस कार्बन इधर किस रिंग का नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये इस रिंग का कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, ठीक है, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों के बीच में जो लिंकेज होगा वो बीटा लिंकेज बनेगा। बीटा लिंकेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट रिंग का कार्बन नंबर 1 होता है यानी कि बीटा रिंग वाला कार्बन होता है, ठीक है, ये सबसे पहले इसको एनोटेट करते हैं, इसको बताते हैं। और जो आगे जो बॉन्ड बन रहा है वो किस किस के बीच में, बीटा 1 और 4, 1 और 4 के बीच में वाटर मॉलिक्यूल के जो है एक्सक्लूजन से बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें बन रहा है। तो ये बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें बना है। तो इस तरह से जो है ग्लाइकोसाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। आगे बॉन्ड फॉर्मेशन हम बहुत डिटेल से और देखेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जो होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, दस एल्डोजेज आर रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डोजेज जो होते हैं, एल्डोजेज ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एनी शुगर दैट हैज फ्री एल्डिहाइड, अगर किसी शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड होता है दैट इज रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर, तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, द नेम इज मेड बाय चेंजिंग, ये नेम जो है चेंज करके, कैसे, ओज, अगर ग्लूकोज के अंदर ओज एंडिंग है, एंडिंग में क्या हम लगा रहे हैं, एंड ओज एंडिंग टू ओनिक एसिड या ओनेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओनिक एसिड में चेंज हो जाता है, या फिर हम इसके एंड में हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स जो है ओनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हम इन शुगर्स का हम टेस्ट करना चाहें तो किस तरह से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसको शुगर टेस्ट भी किया जाता है चेक करने के लिए कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसके लिए हम फेलिंग रिएक्शन को स्टडी करते हैं। फेलिंग रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फेलिंग रिएक्शन है, इसमें कॉपर आयन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर फेलिंग रिएक्शन क्यों की जाती है, फेलिंग रिएक्शन इज यूज इन पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल जो डिजीज से रिलेटेड हम रिएक्शन को स्टडी करना पाते हैं तब हम उसको यूज करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट एंड इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो है पैथोलॉजिकल बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं जिसमें हम ग्लूकोज को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर जो है
कॉपर आयन जो Cu+2 आयन होते हैं वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर आयन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और Cu2O, ठीक है, ये कुर्परस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो है रेड कलर शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन जो है जो टेस्ट ट्यूब में कलर आता है वो रेड कलर आता है। ठीक है, ये जो है इट रेड कलर शोज द इंडिकेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के इंडिकेशन शो करता है। अगर रेड कलर आ गया तो इसके अंदर ग्लूकोज है, अगर रेड कलर नहीं आता तो ग्लूकोज नहीं है। तो ग्लूकोज में जो है एल्डोज ग्रुप का पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एल्डोज ग्रुप है, तभी ये शुगर जो होती है वो रिड्यूस होगी और रिड्यूसिंग शुगर से जो है ये रेड कलर टेस्ट ट्यूब में रेड कलर आएगा। ठीक है, और ये इन ग्लूकोज का इंडिकेशन होती है। ठीक है, ये हम अगर इस रिएक्शन को क्विकली अंडरस्टैंड करें तो क्या होता है, ये फेलिंग रिएक्शन के अंदर ये एल्डोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये एल्डोज मोनोसैकेराइड जो होता है ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो Cu2O का प्रेसिपिटेट बनता है और यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, तो रेस्पेक्टिव एसिड बन जाता है और इसकी फॉर्मेशन के कारण जो है ये Cu2O प्रेसिपिटेट कैसा रंग का बनता है, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, रेड PPT फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इस तरह का ये टेस्ट ट्यूब में ये कलर था और टेस्ट ट्यूब का कलर जो है अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका कलर जो रेड हो जाता है। तो ये फेलिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, तो होता है क्या इस रिएक्शन में जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो ओपन चेन फॉर्म में आता है, ये जो है लीनियर फॉर्म होता है, डी ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है कॉपर आयन के प्रेजेंस के कारण जो होता है ये डी ग्लूकोनेट में चेंज हो जाता है और ये यहाँ पर जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ये COO नेगेटिव माइनस जो होता है इस तरह के फॉर्म में आ गया, कार्बोक्सिलेट फॉर्म में आ गया, तो हम इसको क्या नाम देंगे, इट इज नोन एज डी ग्लूकोनेट। तो डी ग्लूकोनेट के फॉर्मेशन से ये जो है ऐसा रेड कलर प्रेसिपिटेट में आता है। फेलिंग टेस्ट में जो है एक अगर समरी हम देखें कि इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड फेलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, मोनोसैकेराइड जो है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं, मोनोसैकेराइड में अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कीटोन या फ्रक्टोज, ठीक है, जिसके हम फ्रक्टोज की बात है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है। तो ये जो है फेलिंग जो होता है पॉजिटिव रिएक्शन, कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और मोनोसैकेराइड के अंदर जो है अगर कीटोन है, ठीक है, और एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, यहाँ पर कीटोन के कारण जो है फेलिंग में जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये इसकी समरी है, फेलिंग टेस्ट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो पॉजिटिव टेस्ट आता है और टेस्ट ट्यूब का कलर जो है ये इस तरह का हो जाता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।